नमस्कार विद्यार्थियों, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूसली ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। उसी ज्ञान के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट और डिमांडिंग टॉपिक के ऊपर अपन आज चर्चा करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम रहने वाला है एक्सरे। ठीक है, तो इस टॉपिक के ऊपर अपन चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब रिसेंट टाइम के अंदर एग्जाम के अंदर कई बार इससे संबंधित कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अपन एकदम सिस्टमेटिक वे से एक्सरे की एक शानदार चर्चा करने वाले हैं जो कि तमाम विद्यार्थियों के लिए क्या रहने वाली है, उपयोगी रहने वाली है। एक्सरे एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है एक्सरे, और उस एक्सरे के अंदर अगर अपन बात करें तो देखो, सबसे पहले इसके बारे में एक बेसिक सी मैं बात कह देता हूँ कि इसके बारे में जो इसको डिस्कवर्ड किसने करा था। अगर अपन इसके डिस्कवर होने की चर्चा करें ना, तो उसको डिस्कवर करा था विलहेल्म कॉन्टार्ड रोडजन in 1895। देखो, सबसे पहले एक बेसिक कह सकते हैं जनरल नॉलेज की बात है कि एक्सरे की जो सबसे पहले डिस्कवरी हुई है वो कब हुई थी। ठीक है, अब ये जो साइंटिस्ट है वो कैथोड रेज पर अपना रिसर्च कर रहे थे, कुछ काम कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने क्या करा, कुछ स्पेशल ऑब्जर्वेशन करा और उसके बाद ही उन्होंने क्या करा, इन एक्सरे की खोज करी। बहुत अच्छा काम करा। और आप और हम लोगों को, और आप मेडिकल फील्ड के अंदर आपने स्पेशल तौर पर देखा होगा कि बड़ी बेसिक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और बहुत सारी बीमारियों को डायग्नोस करने के अंदर इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अब अपन कैसे कैसे चीज़ों को डायग्नोस कर पाते हैं, क्या क्या तरीके रहते हैं, उसके लिए अपन एकदम सिस्टमेटिक तरीके से अपन एक्सरे को पढ़ेंगे, है ना। अपने को बेसिक ज्ञान होना एक्सरे का बेहद ज़रूरी है और उस बेसिक ज्ञान पर अपन क्या करने वाले हैं, फोकस करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, एक दो पॉइंट यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा पहले ही। जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट में से ये रहने वाले हैं कि जो एक्सरे है ना, कि एक्सरे जो है, एक्सरे मतलब यहाँ पर एक्सरे एक रेज है। किसकी बात की जा रही है, एक्सरे एक रेज है। और रेज क्या करती है, अपनी बॉडी के थ्रू पर्टिकुलर ऑर्गन के थ्रू जाती है और वहाँ से वो क्या करती है, डिफरेंट इमेजेस क्या करती है, आपको प्रोवाइड करती है। और उसके माध्यम से अपन क्या करते हैं, अपन बहुत सारी चीज़ों को, स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, अपन डिटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी एनाटॉमिकल और पैथोलॉजिकल चेंजेस को अपन नोट कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो, अपन जो यहाँ पर आज मुख्य तौर पर जो फोकस करने वाले हैं वो अपन किसके ऊपर करने वाले हैं भाई, चेस्ट एक्सरे के ऊपर मुख्य तौर पर अपन क्या करेंगे, फोकस करेंगे। क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव में सबसे ज़्यादा अगर किसी पॉइंट से सवाल आते हैं तो वो हमेशा किसके अंदर आते हैं भाई, देखो वो हमेशा एक्सरे से संबंधित ही आते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि एक्सरे इज ए कॉन्ट्राइंडिकेटेड, यहाँ पर इसको स्पेशली आप कह सकते हो रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन। एक्सरे इज ए रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन इन केस ऑफ प्रेगनेंसी के केस के अंदर एक्सरे जो है ये रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है। ठीक है ना। देखो, एक्सरे के अंदर जो रेडिएशन वाली ये जो वेव्स होती है ना, ये जो रेज होती है, ये हम सब के लिए ख़तरनाक होती है। तो इसके लिए आप और हम सब लोगों को एक्सरे से जो एक्सपोजर है वो मिनिमाइज रहना चाहिए। ज़्यादा एक्सरे से एक्सपोजर ठीक बात बिल्कुल नहीं होती है। और उसके लिए अपन क्या क्या प्रिवेंशंस कर सकते हैं कि जैसे TLD मीटर का यूज़ होना, जिसको अपन डोजीमीटर के नाम से जानते हैं, और उसके अलावा लेड एप्रोन का यूज़ होना, ये तमाम जो तरीके हैं उसके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। लेकिन आपको सिर्फ बेसिक इतने से पॉइंट अभी अब लिखने हैं। उसके बाद देखो, मैं आपको एक शानदार तरीके से चेस्ट एक्सरे दिखाता हूँ और चेस्ट एक्सरे से अपन बेसिक से बेसिक स्टेप की शुरुआत करेंगे और उसके बाद उसके साथ एसोसिएटेड अबनॉर्मलिटीज़ क्या क्या है और उस अबनॉर्मलिटीज़ के अंदर एक्सरे कैसा नज़र आता है उसके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। डियर, है ना। अब देखो, जब भी आप एक्सरे देखते हो ना, सबसे पहले अगर अपन एक्सरे की बात करें तो आप एक्सरे के अंदर, चेस्ट एक्सरे के अंदर क्या क्या चीज़ें आप चेक करते हैं, सबसे पहला और सबसे बेसिक पॉइंट है जो आपका यही माइंड में आता है। ठीक है, अब अगर अपन इस पॉइंट के अंदर अपन बात करेंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही है। अगर आप अच्छे से नोटिस करोगे ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, देखो चेक से यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपका ट्रेकिया नज़र आ रहा है। क्या नज़र आ रहा है, ट्रेकिया नज़र आ रहा है। और ये जो ट्रेकिया है ये आपके यहाँ पर आकर क्या हो रहा है, आपके दो भागों में डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर आकर क्या हो रहा है, ये दो भागों में डिवाइड हो रहा है। और
जो ये पार्ट है ना आपका, ये पार्ट आपका क्या कहलाता है, ये पार्ट आपका हाइलम पार्ट कहलाता है। जहाँ पर देखो, जहाँ पर थोड़ा वाइटिस स्लाइट वाइटिस जो साइड नज़र आ रही है ना, ये जो पूरा उसका सराउंडिंग का पार्ट है, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या कहलाता है आपका, हाइलम वाला पार्ट कहलाता है। कौन सा पार्ट कहलाता है आपके, हाइलम वाला पार्ट कहलाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये पार्ट कौन सा हो गया आपके, हाइलम वाला पार्ट हो गया। उसके अलावा आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको एक बोन नज़र आ रही है। कौन सी बोन नज़र आ रही है, ये आपकी क्लेविकल्स बोन नज़र आ रही है, ठीक है। इधर देखोगे आप तो, और इधर भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको कौन सी बोन नज़र आ रही है, आपको क्लेविकल बोन नज़र आ रही है, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन यहाँ पर फोकस करेंगे तो ये तो हाइलम एरिया हो गया, ये आपके ब्रोंकाई वाला एरिया हो गया, ये आपका ट्रेकिया हो गया, ये आपके कैरिना वाली जगह होगी। उसके अलावा ये आपको जो एरिया नज़र आ रहा है ना, ये इसको अपन एरोटिक नकल कहते हैं, डिस्टल पार्ट ऑफ एरोटिक आर्च है ना। इसको अपन किस नाम से जानते हैं, एरोटिक नकल के नाम से जानते हैं, एरोटिक नकल के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको अपन किस नाम से जानते हैं, क्लेविकल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, क्लेविकल। ये कौन सा एरिया है, ये आपको हाइलार एरिया है, हाइलम वाला एरिया है ना, जिसको अपन हाइलार एरिया कहते हैं, ठीक है। इसको अपन किस नाम से जानते हैं, कैरिना। किसके नाम से जानते हैं, जब ट्रेकिया दो भागों में डिवाइड होता है, ठीक है। उसके अलावा ये जो आपको वाइटिस जो नज़र आ रहा है, ये आपका मीडिया एक्सटर्नल स्पेस है। कौन सा स्पेस है, मीडिया एक्सटर्नल स्पेस है। और इस मीडिया एक्सटर्नल स्पेस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है भाई, आपके हार्ट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है। और ये जो बॉर्डर बनता है ना, ये आपके किसके माध्यम से बनता है, ये आपके राइट एट्रियम के माध्यम से बनता है। और ये जो बॉर्डर बनता है वो किसके माध्यम से बनता है, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के माध्यम से बनता है ना। ये आपकी कह सकते हैं कार्डिक आउटलाइन है, हार्ट की आउटलाइन है, जो कॉमनली किसके किसके माध्यम से फॉर्म होती है, उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा देखो, ये क्या है, देखो ये आपका क्या है, डायफ्राम है। ये क्या है, डायफ्राम है। आप डायफ्राम के अंदर भी एक चीज़ नोटिस कर पाओगे कि जो राइट साइड है अपनी एक्सरे की, यहाँ पर आपको जो ये जो साइड है ना, वो स्लाइटली अपर नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा लीवर प्रेजेंट होता है। स्लाइटली साइड क्या होती है, अप होती है। जबकि आप लेफ्ट साइड देखोगे ना, तो लेफ्ट साइड स्लाइटली डाउन रहती है। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर इस हार्ट को यहाँ से हटाऊँ ना, तो यहाँ पर एक बबल नज़र आ रहा है। ये बबल किसको इंडिकेट करता है, ये बबल आपके स्टोमक को इंडिकेट करता है। आपके लेफ्ट साइड के अंदर डायफ्राम के नीचे की ओर एक गैस्ट्रिक बबल रहता है या एयर बबल रहता है, जो स्टोमक को इंडिकेट करता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपके लेफ्ट साइड में अगर ऐसा कुछ प्रेजेंट रहता है, तो ये हमेशा एक अबनॉर्मल इंडिकेशन है, ध्यान रखिएगा। ये आपको न्यूमोपेरिटोनियम का एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर हो सकता है ना। गैस्ट इंटेस्टाइन परपोर्शन होना, गैस्ट्रिक परपोर्शन होना, उस केस के अंदर यहाँ पर बबल नज़र आते हैं। यहाँ पर स्टोमक की वजह से नॉर्मली नज़र आ सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बात है। उसके अलावा देखो, आप ये चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे कि ये आपकी क्या है, रिप्स है। ये भी क्या है, अपनी रिप्स है। अब एक रिप्स तो आपको इस तरह से नज़र आ रही है, और थोड़ा आप और नोटिस करोगे ना, तो पीछे की ओर से रिप्स और नज़र आ रही है, ठीक है ना। तो ये कौन कौन सी रिप्स है, ये तो अपनी पोस्टीरियर है। जो आपको ज़्यादा डार्क नज़र आ रही है वो पोस्टीरियर साइड से है, और ये आपको जो स्लाइटली नज़र आ रही है वो एंटीरियर साइड से नज़र आ रही है। ये कैसे समझ में आएगा, उसके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे, तभी बातें समझ में आएगी, ठीक है ना। अब ये जो स्टेप्स है ना, मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा ना, तब एक एक चीज़ को आप क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। एकदम से आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी, डियर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बेसिक पॉइंट मैंने बता दिया, ट्रेकिया, एरोटिक नकल, हाइलार एरिया, ब्रोंकाई, और उसके अलावा कैरिना, क्लेविकल, और ये आपका फ्रेनिक एरिया, ये अपना राइट हेमीफ्रेनिक एरिया, ये लेफ्ट हेमीफ्रेनिक एरिया। टोटल ये कौन सा एरिया हो गया, फ्रेनिक एरिया हो गया। और ये आपका हार्ट है, हार्ट का ये राइट एट्रियम बनाता है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल बनाता है। ये कुछ बेसिक मैंने आपको आउटलाइन यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। अब देखो, अब अपन यहाँ पर क्या बात करेंगे, अपन देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर अपन जब चर्चा करेंगे ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो अपने बीच में जो टॉपिक आएगा ना, वो अपन क्या पढ़ेंगे भाई, अपन पढ़ेंगे क्वालिटी ऑफ पिक्चर्स, कि भाई क्वालिटी ऑफ पिक्चर कैसी है या क्वालिटी ऑफ एक्सरे कैसी है। उसके आधार पर अपन सिस्टमेटिक वे से कई स्टेप्स पढ़ने वाले, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं क्वालिटी ऑफ एक्सरे पिक्चर, क्वालिटी ऑफ एक्सरे पिक्चर। अब जो आपका एक्सरे लिया है, उस एक्सरे की क्वालिटी कैसी है, वो बिल्कुल अच्छी तरीके से लिया गया है कि नहीं गया है, उसके बारे में अपन क्या करेंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। और एक सिंपल से स्टेप बाई स्टेप की फॉर्म के अंदर अपन इस चीज़ों को क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखो, अगर अपन बात करते हैं उसका तरीका,
तो उसका तरीका जो देखो, उसके लिए छोटा सा मेनोमिक अपन यूज़ करेंगे, और वो मेनोमिक क्या होगा, राइप। क्या होगा, राइप। देखो राइप के अंदर अगर अपन सबसे पहले अगर अपन बात करेंगे तो अपन सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे रोटेशन के बारे में। उसके बाद अपन पढ़ेंगे कि जो एक्सरे है जो किस टाइम लिया गया, इंस्पायरेशन के समय है या एक्सपायरेशन के समय है। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के बारे में पढ़ेंगे। एक्सरे हमेशा इंस्पायरेशन के समय ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा विजिबल होता है। उसके अलावा देखो पी का मतलब होता है प्रोजेक्शन। पी का मतलब क्या होता है, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब है कि आपके जो पार्ट है ना, उन पार्ट का प्रॉपर प्रोजेक्शंस हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। उसके साथ में हम बात करेंगे किसके बारे में, एक्सपोजर के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे, एक्सपोजर के बारे में चर्चा करेंगे। ये आपके एक्सरे का बेस है। अगर आपका एक्सरे प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है या हुआ है, उसको चेक करने के लिए अपन सबसे पहले कौन सा माध्यम यूज़ करते हैं, अपन राइप को नोटिस करते हैं। किसको नोटिस करते हैं, अपन राइप को नोटिस करते हैं, ठीक है। अब देखो राइप के अंदर क्या क्या है, एक एक पॉइंट के ऊपर अपन क्या करेंगे, चर्चा करने वाले हैं। एक एक पॉइंट यहाँ पर क्या होगा, चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहला आप नाम लिख दो यहाँ पर, क्या, रोटेशन। क्या लिखोगे आप, रोटेशन का क्या मतलब होता है। अब रोटेशन का मतलब ये है, रोटेशन का सीधा सा मतलब ये है कि एक्सरे रेज passes straight और ऑब्लिक। देखो जो पेशेंट की अपन कह सकते हैं कि भाई जैसे आपका एक्सरे लिया गया, ठीक है, अगर एक्सरे के अंदर आपका एक्सरे प्रॉपर तरीके से लिया गया है कि नहीं लिया गया है, इसको बताएगा कौन, रोटेशन। मतलब आपकी पोजीशन जो एकदम स्ट्रेट है कि नहीं है, या फिर आप तिरछे से खड़े हो गए हो। अगर आप तिरछे वगैरह खड़े रहोगे तो मीडिया स्ट्रक्चर्स वगैरह है वो आपकी प्रॉपर विजिबल नहीं होगी, ठीक है ना। तो आपका एक्सरे बिल्कुल स्ट्रेट लिया गया है या आपकी बॉडी कहीं रोटेट हो गई है, उसका पता लगाने का सबसे पहला तरीका होगा वो क्या होगा, अपन किसको चेक करेंगे, अपन रोटेशन को चेक करेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है भाई। देखो इसको चेक करने का एक पहला तरीका क्या है, पहला तरीका है कि भाई आपका ट्रेकिया शुड बी मिड लाइन। आप जब भी इसको देखोगे आप एक चीज़ नोटिस करना कि ट्रेकिया कहाँ पर होना चाहिए, ट्रेकिया शुड बी प्रेजेंट एट मिड लाइन। ट्रेकिया कहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए भाई, देखो ट्रेकिया अगर आपके एक्सरे के अंदर मिड लाइन के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। अब देखो दूसरी बात, दूसरा इंपॉर्टेंट यहां पर क्या रहेगा, द मीडियल एंड ऑफ क्लेविकल। किसका मीडियल एंड ऑफ क्लेविकल शुड बी प्रेजेंट एट equal distance from transverse and spinous process। बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है, बहुत ज़बरदस्त पॉइंट। एक एक पॉइंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। देखो इन्हीं बात को मैं यहाँ समझाता हूँ। इस फोटो को देखो आप, कौन सा वाला, ये वाला फोटो, कि जो ये आपका एक्सरे है ना, ये जो आपका एक्सरे नज़र आ रहा है, इस एक्सरे के अंदर अपन बात करेंगे ना, तो जो ट्रेकिया नज़र आएगा आपको, वो ट्रेकिया मिड लाइन में होना चाहिए, ठीक है। पहली इसका कि एक्सरा स्ट्रेट पोजीशन में लिया गया है या नहीं लिया गया है, ठीक है। दूसरा ये क्लेविकल का बॉडी की तरफ का जो एंड है ना, ये आपके जो आपका पीछे का जो वर्टिबल कॉलम की जो प्रोसेस है ना, उन दोनों कि भाई इस प्रोसेस से इस एंड की और इस एंड की जो डिस्टेंस है ना वो बराबर होनी चाहिए। अगर ये डिस्टेंस बराबर है ना, तो ये इंडिकेट करता है कि एक्सरे बिल्कुल स्ट्रेट और प्रॉपर पोजीशन के अंदर लिया गया है, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो ये हमेशा इंडिकेट करेगा कि भाई आपका एक्सरे है जो प्रॉपर तरीके से नहीं लिया गया है, ठीक है। उसके अलावा देखो
इसके बाद में अपन देखो रोटेशन देख लिया, रोटेशन होगा अगर आपकी बॉडी टेढ़ी मेढ़ी या अलग पोस्चर में हुई तो एक्सरे के अंदर जो आपकी स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर विजिबल नहीं होगी और आप प्रॉपर तरीके से इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाएंगे। देखो सिंपल सा कंसेप्ट यही रहेगा, ठीक है। अब देखो अगर अपन अगले सेगमेंट की तरफ जाएं, किसकी तरफ, आई की तरफ, तो अपन बात करते हैं, देखो इंस्पायरेशन है ना, अपन किसके ऊपर चर्चा करेंगे, अपन चर्चा करेंगे इंस्पायरेशन के बारे में। अगर अपन इंस्पायरेशन के बारे में बात करें तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इंस्पायरेशन का मतलब होता है कि चेस्ट एक्सरे इज अ मोर, chest x-ray is more visible with a full inspiration। chest x-ray है ये आपके प्रॉपर विजिबल होगा किसके साथ में, फुल इंस्पायरेशन के साथ में ना। जब अगर आप फुल इंस्पायरेशन के साथ में हो तो ये और अच्छे से विजिबल होगा, ठीक है ना। इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों होगा, मोर विजिबल विथ फुल इंस्पायरेशन due to diaphragm which is properly intersected with इंस्पायरेशन। देखो बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि भाई डायफ्राम नॉर्मली डोम शेप का होता है, अगर आप फुल इंस्पायरेशन करोगे तो डायफ्राम पूरी तरीके से फ्लैट होगा, आपका जो लंग्स का पार्ट है वो पूरा प्रॉपर तरीके से क्या हो पाएगा, विजिबल हो पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, ध्यान से देखना एक एक बात को बड़े ध्यान से। अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हो कि नॉर्मली अगर अपन बात करें ना, नॉर्मली अगर अपन बात करते हैं तो सिंपल सी बात होती है कि जो आपकी चेस्ट एक्सरे के अंदर आपका एक्सरे प्रॉपर फुल, अपन कह सकते हैं प्रॉपर तरीके से इंस्पायरेशन के साथ में लिया गया है कि नहीं लिया गया है। अगर प्रॉपर इंस्पायरेशन के साथ में लिया गया है तो आप देखोगे कि एंटीरियर रिब्स की आपको कितनी नजर आएंगी, एंटीरियर रिब्स कितनी नजर आएगी, 5 to 6 नजर आएगी। कितनी नजर आएगी, 5 to 6 रिब्स नजर आएगी, ठीक है ना। भाई एंटीरियर रिब्स कैसे नोटिस करेंगे वो भी मैं बताऊंगा, चिंता करने की बात नहीं, ठीक है ना। लेकिन कैसे नोटिस करते हैं और कितनी होती है वो देखो पहले। एंटीरियर रिब्स कितनी होगी आपके, 5 to 6, और पोस्टीरियर रिब्स कितनी होगी आपके, पोस्टीरियर रिब्स कितनी नजर आएगी आपको, 8 to 10 नजर आएगी। कितनी नजर आएगी आपको, 8 to 10 नजर आएगी, ठीक है। अगर आप प्रॉपर इंस्पायरेशन के साथ में, किसके साथ में, प्रॉपर इंस्पायरेशन के साथ में आप एक्सरे लोगे तो एंटीरियर रिब्स 5 to 6 नजर आएगी और पोस्टीरियर रिब्स कितनी आएगी, 8 to 10, ठीक है ना। इफ क्या कह सकते हो, इफ एंटीरियर रिब्स, if anterior ribs is more than 7, it indicate hyperinflation of lungs। ये किसको इंडिकेट करेगा, ये आपके हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स को इंडिकेट करेगा। मतलब क्या कि आपके लंग्स है जो ज़्यादा फूले हुए है ना, ज़्यादा फूले हुए, उसके अंदर एयर क्या हो रही है कि कहीं ना कहीं रिटेन हो रही है, उस चीज़ को क्या करेंगे वो इंडिकेट करेंगे। जैसे कि सीओपीडी के अंदर एक कंडीशन है एम्पाइसेमा स्पेशली, तो उसके अंदर आपको हमेशा हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स नज़र आते हैं, क्योंकि अगर हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स होंगे तो क्या होगा भाई, आपका भाई स्ट्रेच होगी ना चेस्ट, आपका लंग्स स्ट्रेच होंगे, लंग्स स्ट्रेच होगी रिटेंशन की वजह से, तो आपको जो आपका कह सकते हैं कि जो चेस्ट का सरफेस एरिया होगा वो ज़्यादा नजर आएगा। अगर वो आपके मोर देन 7 हो जाता है तो वो हमेशा क्या इंडिकेट करता है कि आपके लंग्स के अंदर एयर का क्या हो रहा है, रिटेंशन हो रहा है। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एंटीरियर और पोस्टीरियर रिब्स के बारे में बताने का प्रयास करता हूँ। देखो अभी इस एक्सरे के बारे में अपन पैथोलॉजिकल एब्नॉर्मलिटी के बारे में बाद में जाएंगे, अभी आप इस एक्सरे को सिंपल तरीके से देखो कि
एक तो आप क्या नोटिस कर पा रहे होंगे, एक तो आप नोटिस कर पा रहे होंगे, सिंपल सा बता रहा हूँ, ये वाला रिप सेगमेंट है ना, कह सकते हो कि आप ये सेगमेंट नोटिस कर पा रहे हो, एक दो इस तरीके से ना, ये सेगमेंट नोटिस कर रहे हो। उसी के साथ साथ आप देखना एक चीज़, आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, ये वाला, इन्हीं के साथ साथ आपको पीछे वाले हिस्से में से नज़र आ रही है, देखो यहाँ से आपको रिप्स नज़र आ रही है। ये जो रिप्स होती है ना, वो कौन सी है भाई, देखो ये एक्सरे कौन से व्यू का है, ये आपके पीए व्यू का एक्सरे है वैसे, है ना। पीए व्यू का मतलब क्या होता है वो समझो आप। पीए व्यू का मतलब ये होता है, जो अपन नेक्स्ट पी के अंदर प्रोजेक्शन में अच्छे से पढ़ेंगे कि प्रोजेक्शन किस तरफ से आया है, उसके अंदर अपन अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लाइट रेज कहाँ से आई है, पीछे से आई है। लाइट रेज कहाँ से आई है, पीछे से आई है। जो आपके एक्सरे की जो लाइट रेज होगी ना, वो कहाँ से आएगी, आपके पोस्टीरियर साइड से आती है, उससे अपन क्या कहते हैं, पीए व्यू कहते हैं। अगर आगे से आती है उससे अपन क्या कहते हैं, एपी व्यू। अगर पीछे से आएगी, पोस्टीरियर साइड से आएगी ना एक्सरे की रेज, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि भाई ये जो वाली रिप्स है वो क्या होगी, अपने पोस्टीरियर वाली क्या रहेगी, आपके रिप्स है वो आगे शो होगी, तो ज़्यादा डार्क अपीयरेंस होगी। और जो आगे वाली रिप्स है ना, वो आपके क्या होगी, थोड़ी लाइटर अपीयर होगी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि जो आपको इस मेजर रिप्स के पीछे की ओर जो रिप्स नजर आ रही है, वो एक्चुअली अपनी बॉडी की कौन सी वाली रिप्स है, वो एंटीरियर रिप्स है। और जो पीछे की ओर मेजर तौर पर दिख रही है, वो कौन सी वाली है, वो पोस्टीरियर रिप्स होती है, ठीक है। आप कोई भी एक्सरे नोटिस करोगे, अच्छे से ध्यान करके देखोगे ना, तो एक तो रिप्स आपको आगे वाली नजर आएगी, थोड़ी ज़्यादा डार्क और क्लियर नजर आएगी, और उसके पीछे पीछे रिप्स आपको और नजर आएगी, जो कि एक्चुअली कौन सी रिप्स है, एंटीरियर रिप्स है। कौन सी रिप्स है, एंटीरियर रिप्स है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगर ये एंटीरियर रिप्स नॉर्मली पर्सन के अंदर 5 से 6 नजर आती है, 5 से 6, 5 to 6 आती है। अगर ये 7 से ज़्यादा हो रही है, तो ये हमेशा क्या इंडिकेट करती है, हाइपर इन्फ्लेशन को क्या करती है, इंडिकेट करती है, ठीक है ना। ये सिंपल सी बात है। उसके अलावा एक चीज़ अपन पढ़ते हैं भाई, देखो यहाँ पर अपन बात करेंगे वापस, और अभी अपन सिर्फ और सिर्फ मुद्दे पर से चलते हैं, स्टेप बाई स्टेप चलते हैं, क्योंकि स्टेप खराब करा तो मामला आपका भी क्या हो जाएगा, बहुत गंभीर हो जाएगा। क्योंकि मुझे पता है कि आपका मामला कितना कितना टफ मामला है, क्योंकि एक्सरे जो है आप लोग, मुझे लग रहा है संभवतः पहली बार आप पढ़ रहे होंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझे, इसलिए अपन एक एक चीज़ को अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अपन एक्सरे के बारे में सिर्फ अभी तक 2 ही बातें करी। एक्सरे किसने डिस्कवर करा, एक क्वालिटी ऑफ एक्सरे, एक अच्छी क्वालिटी वाले एक्सरे की पिक्चर के अंदर क्या क्या मतलब कह सकते हैं क्वालिटीज़ होती है, उसके ऊपर अपन चर्चा कर रहे हैं। उसको देखने के लिए अपने सबसे पहले रोटेशन देखते हैं, उसके बाद अपन क्या देखते हैं कि पर्सन ने इंस्पायरेशन के साथ में लिया है या एक्सपायरेशन के साथ में लिया है। प्रॉपरली फुल्ली इंस्पायरेशन के साथ आप एक्सरे लोगे तो एंटीरियर रिप्स कितनी नज़र आएगी, पोस्टीरियर रिप्स नज़र कितनी आती है, अगर ज़्यादा आती है तो क्या कंडीशंस है, ये सब चीज़ें हमने सीखी। उसके बाद देखो, उसके बाद अपन किसके बारे में बात करते हैं, अपन बात करते हैं प्रोजेक्शंस के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे अपन, प्रोजेक्शंस के बारे में। देखो प्रोजेक्शन का मतलब है कि भाई कि जो एक्सरे की रेज है ना, वो किस तरह, किस पोजीशन के अंदर प्रोजेक्ट हुई है ना, उसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। जैसे कि अपन बात करते हैं, बहुत सिंपल से पॉइंट है, जैसे कि आपने, मैं यहाँ पर लिखा मैंने चेस्ट एक्सरे, चेस्ट एक्सरे, पीए व्यू, कॉमनली आप देखोगे तो यही एक्सरे व्यूज यूज किया जाता है। और दूसरा वर्ड आता है यहाँ पर चेस्ट एक्सरे, चेस्ट एक्सरे एपी व्यू, और तीसरा वर्ड अपन पढ़ेंगे लेटरल चेस्ट एक्सरे, लेटरल चेस्ट एक्सरे, ठीक है ना। देखो सबसे पहले चेस्ट एक्सरे पीए व्यू, चेस्ट एक्सरे एपी व्यू, और चेस्ट एक्सरे का लेटरल व्यू, ठीक है ना। लेटरल व्यू ऑफ चेस्ट एक्सरे, इस तरह से लिख दो, लेटरल व्यू ऑफ चेस्ट एक्सरे। देखो एपी व्यू का मतलब क्या होता है, पीए व्यू का मतलब क्या होता है, और लेटरल व्यू का क्या मतलब होता है। सिंपल सा तरीका बताता हूं कि जो आपकी एक्सरे की रेज होगी ना, कि भाई जैसे मान लो, सिंपल सा आपको मैं तरीका बता देता हूँ कि भाई देखो कि मैं इस तरीके से खड़ा रहूँगा, और मैं आगे से जो मेरी एक्सरे की जो कैसेट्स होगी ना, वो मेरे आगे की ओर प्रेजेंट होगी, ठीक है ना, आगे की ओर प्रेजेंट होगी, और मैं इस तरीके से खड़ा रहूँगा, और मेरी जो लाइट की रेज है ना, एक्सरे की जो रेज है, सॉरी, जो कहाँ से आएगी, मेरी पोस्टीरियर साइड से आएगी, ठीक है ना। तो पोस्टीरियर साइड के अंदर से आएगी, तो पहले कौन सा व्यू आएगा, पोस्टीरियर, और फिर कौन सा आएगा, एंटीरियर व्यू, ठीक है ना। और जो एक्सरे की कैसेट्स होगी वो मेरे आगे की ओर प्रेजेंट रहेगी, ठीक है ना। जिसको नॉर्मली अपन किस तरीके से होल्ड करते हैं,
जैसे अपन इस तरीके से होल्ड करना होता है, इस तरीके से होल्ड करोगे ना तो उसका क्या फ़ायदा होगा कि आपकी जो स्केपुला है ना वो आपके लंग्स के जो पेरिफेरल फील्ड को क्या नहीं करेगी, ओवरलैप नहीं करती है। तो हमेशा इस पोजीशन के अंदर क्या करना होता है, उस एक्सरे की कैसेट्स को होल्ड करके रखना होता है ताकि आपकी स्केपुला ओवरलैप नहीं करे। और पीछे की साइड से आ रहा है मतलब पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू जो एक्सरे लेता है उसे अपन क्या कहते हैं, चेस्ट एक्सरे PA व्यू कहते हैं। इसके अंदर देखो, इसके अंदर क्या होगी, एक्सरे रे जो एक्सरेज होगी ना, एक्सरे की जो डिस्टेंस होगी आपकी बॉडी से और जहाँ से रेज आएगी वो कितनी होगी, 180 सेंटीमीटर होती है। ये जो है ये आपके मोस्ट कॉमन यूज होने वाला एक्सरे होता है, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, आपको पता कैसे चलेगा कि ये PA व्यू है, उसके बारे में भी अपन पता कर लेते हैं। देखो PA व्यू आइडेंटिफाई बाई देखो कैसे कैसे आइडेंटिफाई की जाएगी, PA व्यू आइडेंटिफाई अपेक्स इज प्रेजेंट, जो आपका लंग्स का अपेक्स होगा, अपेक्स इज प्रेजेंट अबोव द स्केपुला। जो अपेक्स होगा ना आपके लंग्स का वो आपके इसके अबोव द क्लेविकल, सॉरी ना, अबोव द क्लेविकल। जैसे कि मैं आपको अभी इमेज में बताऊंगा तुरंत पहचान लोगे। देखो ये अपनी क्लेविकल बोन है, जैसे मान लो इस क्लेविकल बोन की ऊपर की ओर ये अपेक्स नजर आ रहा है, इस क्लेविकल बोन के ऊपर की ओर ये अपेक्स नजर आ रहा है। तो ये कौन सा एक्सरे है भाई आपका, ये आपका PA व्यू एक्सरे। कौन सा एक्सरे है आपका, PA व्यू एक्सरे, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका पहला इंपॉर्टेंट इंडिकेशन। दूसरा इंडिकेशन है कि स्केपुला डज नॉट ओवरलैप द लंग फील्ड, ओवरलैप द लंग फील्ड। आपके लंग्स का जो पेरिफेरल फील्ड है ना उसको आप ओवरलैप नहीं करेगी, लंग्स के ओवरफील्ड को ओवरलैप नहीं करेगी। सर ओवरलैप करेगी या नहीं करेगी उसका पता कैसे चलेगा भाई, देखो बहुत सिंपल सा तरीका है कि भाई जैसे मानो, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ ना, अगर मैं इस फोटो के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूँ तो अगर देखो वैसे तो ये क्या है कि भाई जो जैसे ना ये आपको जो लाइनिंग नजर आ रही है ये ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग होती है, क्या है, ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग है। उसके अलावा यहाँ पर तो आपको एक जैसा ही नजर आ रहा है। अगर आपकी स्केपुला ओवरलैप करती, जो कि आपको मैं आगे और इमेजेस में पता चल जाएगा, तो बॉन हमेशा कैसी एक्सरे में अपीयर होती है, वाइट अपीयर होती है। तो इस वाले रीजन के अंदर आपको क्या नजर आता, वाइटिस पार्ट नजर आता। अगर अपर पार्ट के अंदर आपको वाइटिस एरिया नजर आए दोनों साइड के अंदर, तो ये आपके स्केपुला को इंडिकेट करेगा। यहाँ पर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, मतलब ये ओवरलैप नहीं करता। पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू के अंदर कभी भी स्केपुला ओवरलैप नहीं करता। ये चीज का क्या रखिएगा, आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है बात। और ये जो एक्सरे होता है ना, ये वाला एक्सरे, ये एक्सरे अपन हमेशा कब लेते हैं भाई, देखो ये हमेशा क्या एक्सरे, इट इज टेकन इन इरेक्ट पोजीशन। आपका ये जो एक्सरे है ना वो आपके खड़े हुए पोजीशन के अंदर क्या किया जाएगा, लिया जाता है, ठीक है। तो ये है आपका चेस्ट एक्सरे का PA व्यू। PA व्यू इज द मोस्ट कॉमन टाइप, जिसके अंदर आपकी एक्सरे की जो रेज है वो आपकी बॉडी से 180 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रहती है। ये आपके पीछे से अपनी बॉडी के अंदर एंटर करती है और पिक्चर को कैच करती है, ठीक है ना। और याद रखिएगा इसके अंदर हमेशा जो आपकी अपेक्स है लंग्स का अपर मोस्ट पार्ट वो क्लेविकल से ऊपर नजर आएगा और स्केपुला कभी भी ओवरलैप नहीं करती हुई नजर आएगी। इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये इरेक्ट पोजीशन में ना आदमी खड़ा रहेगा तभी ये पॉसिबल होगा। लेटे हुए कंडीशंस के अंदर अपन कॉमनली PA व्यू नहीं ले सकते, ठीक है। अब देखो दूसरा अगर अपन व्यू की बात करें तो वो रहता है चेस्ट एक्सरे AP व्यू। AP व्यू का मतलब क्या है कि देखो बहुत सिंपल सी बात है, देखो कि एक ऐसा पेशेंट जो खड़ा नहीं हो पाता, जैसे कि अपन कह सकते हैं ट्रॉमा का पेशेंट है और या फिर अपन कह सकते हैं पेशेंट वेंटी पर है, वो पेशेंट खड़ा नहीं हो सकता। अब खड़ा नहीं हो सकता तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या करते हैं कि जो एक्सरे की जो कैसेट्स आती है ना उसको अपन कहाँ रखते हैं, पेशेंट लेटा हुआ है उसके नीचे अपन क्या रखते हैं, जैसे थोरेक्स वाले रीजन में रखेंगे। और जो एक्सरे की रेज है वो कहाँ से आएगी, वो आपके
आगे से आएगी। कहाँ से आएगी? फ्रंट से आएगी, एंटीरियर साइड से आएगी। और एंटीरियर साइड से आने वाली जो एक्सरे की रेज होगी ना, तो ऐसा जो एक्सरे होगा जिसमें एक्सरे की रेज एंटीरियर साइड से अपनी लंग्स के अंदर या बॉडी के अंदर एंटर करके पोस्टीरियर साइड की तरफ जाती है, तो उसको अपन किस नाम से जानते हैं? एपी व्यू के नाम से जानते हैं। ये कॉमनली यूज अपन तब करते हैं जब पेशेंट स्टैंड नहीं हो सकता। क्या नहीं कर सकता? पेशेंट खड़ा नहीं हो सकता। ऐसी कंडीशन के अंदर अपन इस एपी व्यू के एक्सरे को यूज करते हैं। याद रखिएगा, जब ऐसे एक्सरे लिए जाते हैं ना, तो आपका क्या होता है, ये एक्सरे के अंदर जो रेज होती है उतनी डिस्टेंस पर रह नहीं पाती। ये अलग अलग रहती है, फिक्स नहीं रहती, पर ये ज़्यादा डिस्टेंस पर रह नहीं पाती। और ज़्यादा डिस्टेंस पर नहीं रह पाती ना, तो ये आपकी बॉडी का जो एक्सरे है ना, जो आपका चेस्ट है, जो आपका लंग्स है, वो और आपका स्पेशली हार्ट है, ये मैग्नीफाई हो जाता है ना, जूम इन हो जाता है। सिंपल सी भाषा में कहूँ ना, थोड़ा जूम हो जाता है। तो जूम होने की वजह से क्या होता है कि आप हार्ट की साइज़ को प्रॉपर एस्टिमेट नहीं कर पाते। एपी व्यू के अंदर अपन कभी भी हार्ट की साइज़ को एस्टिमेट नहीं कर पाते, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और थोड़ा ये भी रहता है कि जो अपन कह सकते हैं थोड़ा ओपेसिटी, मतलब ओपेसिटी डेवलप हो जाती है एपी व्यू के अंदर, क्योंकि बहुत जो आपका कह सकते हैं ना कि चाहे ब्लड सप्लाई की बात करें या ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग की बात करें, तो थोड़ा वो क्या होती है, ऑटोमेटिकली डेंस हो जाती है। तो ये थोड़ा इसके अंदर क्या होता है, फ़र्क होता है। यहाँ पर एक चीज़ लिख सकते हो, इसके अंदर एक पॉइंट ओपन यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं कि हार्ट या कह सकते हो कार्डियक साइज कैन एस्टिमेटेड, कार्डियक साइज कैन एस्टिमेटेड, यहाँ पर अपन एस्टिमेट कर सकते हैं, कैन एस्टिमेटेड, ठीक है। जबकि अपन यहाँ पर ऐसा नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होगी, देखो बहुत शानदार शानदार पॉइंट है, देखो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर कि रेज एंटर फ्रॉम एंटीरियर साइड। रेज कहाँ से एंटर करेगी भाई? आपके एंटीरियर साइड से एंटर करेगी, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा इट इज यूज इन ट्रॉमेटिक कॉमा वेंटिलेटर पेशेंट्स। ये किसके अंदर यूज होती है भाई? ट्रॉमेटिक पेशेंट और जो वेंटिलेटर वाले पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर यूज की जाती है। उसके अलावा इन दिस टाइप ऑफ एक्सरे, टाइप ऑफ एक्सरे अपेक्स is present below the clavicle and scapula shadow is also present। scapula shadow is also present। scapula की जो shadow है वो वहाँ पर आपके प्रेजेंट नजर आएगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा in AP view cardiac size cannot estimated because of magnifying of the size, magnifying size लिख दो, ठीक है ना। मैग्नीफाइंग साइज सिंपल सा कह सकते हो कि जो आपका हार्ट की साइज है वो जूम हो जाती है, उसकी वजह से आप हार्ट की साइज को एस्टिमेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर अपन क्या कह सकते हैं, बेसिक जो आपका प्रोजेक्शंस के अंदर अपन क्या कह सकते हैं, डिफरेंस रहता है। लेटरल व्यू के अंदर अपन सिंपल सा कह सकते हैं लेटरल साइड से एक्सरे लिया जाता है, ठीक है ना। उसके अंदर अपनी इस चीज़ों की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, यहाँ पर इतनी चीज़ों की इंपॉर्टेंस है। पीए व्यू और एपी व्यू सिंपल सा मतलब है, रेज पीछे से आएगी, एपी व्यू में रेज आपके एंटीरियर साइड में आती है। इरेक्ट पोजीशन में ही अपन पीओ व्यू ले पाते हैं।
और एपी व्यू के अंदर अपन को क्या करना होता है, एपी व्यू के अंदर हमेशा पेशेंट जो बेड रिटर्न होते हैं, वेंटी वाले पेशेंट्स होते हैं, उनके अंदर लिया जाता है, जिसके अंदर एक्सरे की जो कैसेट्स होती है वो बैक पर पोस्टीरियर साइड में अपन रखकर आगे से लाइट रे जो एक्सरे की रेज आती है वो क्या करती है, पिक्चर को कैच करती है, ठीक है ना। तो ये आपका पीए व्यू और एपी व्यू के अंदर डिफरेंस है और इसी चीज़ को आपको क्या रखना है, अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो ये तो अपना सबसे बेसिक वाला पोर्शन जो रहता है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है ना। अब लास्ट अपना पॉइंट रहेगा कौन सा वाला, ई वाला। कौन सा पॉइंट रहेगा, ई वाला पॉइंट रहेगा। ई वाले पॉइंट को अपन क्या कर लेते हैं, थोड़ा देख लेंगे और उसके बाद अपन किसके ऊपर चलेंगे, सिस्टमेटिक रिव्यू के ऊपर अपन चलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन देखो सिंपल सा पॉइंट, लास्ट अपन क्या कर सकते हैं, ई वाला पॉइंट है। कौन सा वाला पॉइंट है अपना, ई। ई का मतलब है एक्सपोजर, जिसके अंदर क्या अभी, इसके अंदर अपन ये चेक करते हैं कि फुली प्रॉपर एक्सपोजर ऑफ फुली एक्सपोजर ऑफ अपेक्टेड साइट, ठीक है ना। कि जो अपेक्टेड साइट है, मतलब आप जिस जगह का आप एक्सरे कर रहे हैं वो पूरी तरीके से एक्सपोज हुई है या नहीं हुई है, ठीक है ना। उसके अंदर अपन ये चीज़ असेस करते हैं, ठीक है। अब देखो मैं आपको सारी चीज़ें एकदम, अपन क्या कर रहे हैं भाई, अपन एक्सरे को पढ़ रहे हैं। अपन सबसे पहले अपन क्या चेक कर रहे हैं कि क्वालिटी क्या है, अपने एक्सरे जो लिया उसका क्वालिटी क्या है, वो प्रॉपर तरीके से लिया गया है या नहीं। उसके अंदर सबसे पहले देखेंगे रोटेशन के साथ, रोटेशन तो नहीं है। उसके बाद इंस्पायरेशन के साथ में लिया गया है, यहाँ पर एन लिख दीजिएगा, इंस्पायरेशन के साथ में लिया गया है एक्सरे या एक्सपायरेशन के साथ में। इंस्पायरेशन के साथ में एक्सरे लेना हमेशा बेहतर और प्रॉपर विजुलाइजेशन देता है। प्रोजेक्शन कौन सा है, एपी व्यू है या पीए व्यू है, ठीक है। और एक्सपोजर पूरी तरीके से पार्ट हुआ है या नहीं हुआ, ये अपन पहले क्या करते हैं, सबसे पहले असेस करेंगे, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे भाई, देखो उसके बाद अपन पढ़ेंगे क्या, सिस्टमेटिक रिव्यू ऑफ एक्सरे, है ना। सिस्टमेटिक रिव्यू क्या रहता है, किस तरीके से अपन एक्सरे का रिव्यू करते हैं, वो अपन क्या करेंगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लिखोगे यहाँ पर, देखो अगली हेडिंग लिखोगे क्या, सिस्टमेटिक रिव्यू ऑफ systematic review of चेस्ट एक्सरे, है ना। अब सिस्टमेटिक रिव्यू क्या रहेगा अपने चेस्ट एक्सरे का, वो अपन देखते हैं, ठीक है। चलो अगर अपन सिस्टमेटिक रिव्यू की बात करेंगे ना, तो सबसे पहले अपन देखो हमेशा क्या, देखो एक्सरे के अंदर अप्रोच जो रहती है ना, वो कैसे रहती है भाई, आपके इनसाइड टू आउट, इनसाइड टू आउटसाइड, इनसाइड टू आउटसाइड, इनसाइड टू आउटसाइड, ठीक है ना। कि भाई चेस्ट एक्सरे है ना, तो अपन सेंटर से देखना स्टार्ट करेंगे और फिर किस तरफ जाएंगे, अपन आउटसाइड की तरफ जाएंगे ना, मिडिल टू लेटरल पोजीशन की तरफ अपन क्या करेंगे, हमेशा मूव करेंगे। तो अपन क्या देखेंगे सर, तो सबसे पहले अपन क्या शुरुआत करते हैं, इसके लिए भी एक तरीके एबीसीडी है। सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, एयरवे देखेंगे। क्या देखेंगे अपन, एयरवे देखेंगे, ठीक है। एयरवे के अंदर अपन क्या चीज़ देखेंगे सर, एक एयरवे के अंदर अपन क्या देखेंगे, ट्रेकिया देखेंगे। उसके अलावा अपन ट्रेकिया देखने के साथ अपन देखेंगे कैरिना, ट्रेकिया जहाँ दो भागों में डिवाइड होता है उसको। और उसके बाद अपन क्या देखेंगे, अपन मेन जो ब्रोंकाई है, प्राइमरी ब्रोंकाई है, उसको अपन क्या करेंगे, विजुलाइज करेंगे, ठीक है ना, विजुलाइज करेंगे, ठीक है। सिंपल सा क्या है, सबसे पहले एयरवे के अंदर ट्रेकिया देखेंगे, कैरिना देखेंगे और ब्रोंकाई देखेंगे, सिंपल सी बात। उसके बाद सर इसका अपन क्या रिलेशन है, कैसे क्या असेस करेंगे कि भाई देखो एयरवे की बात करूं तो आपको पता है ट्रेकिया शुड बी प्रेजेंट इन मिड लाइन, लेकिन आपको पता है कि टेंस न्यूमोथोरैक्स जैसी कंडीशंस होती है जहाँ ट्रेकिया क्या हो सकता है, ऑपोजिट अनअफेक्टेड साइड की ओर शिफ्ट हो सकता है। तो ट्रेकिया मिड लाइन के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है, कैरिना और ब्रोंकाई की मार्किंग प्रेजेंट है कि नहीं है। उसके अलावा जैसे आप देखेंगे, जैसे आप और इन चीज़ों को और ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता है कि एक्सरे के ऊपर क्या नजर, एक्सरे के अंदर क्या नजर आती है भाई, ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग नजर आती है। क्या नजर आती है, ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग नजर आती है। मार्किंग का मतलब क्या है कि आपको ये जो लाइनिंग नजर आ रही है ना, ये है क्या एक्चुअली वाइटिस, जो लाइनिंग नजर आ रही है वो क्या है, ये ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग है। ये आपके जो ब्लड सप्लाईज है
और ब्रोंकाई वाला पार्ट है, उन पार्ट की जो मार्किंग्स है ये नज़र आती है ना, जो अपन कह सकते हैं ब्लड सप्लाई की और ब्रोंकाई के पार्ट्स का विजुअलाइजेशन है ना। क्योंकि लंग्स जो है ना, जिसमें जैसे अपन एक्सरे की बात करते हैं तो फ्लूइड और एयर जो होते हैं ना, ये रेडियो ओपेक होते हैं, उसमें से एक्सरे रेज आगे की ओर पास नहीं हो पाती इतनी आसानी से। और जो एयर होती है ना, वो होती है रेडियो लूसेंट, जिससे एयर क्या हो जाती है, एक्सरे की रेज क्या हो जाती है, पास हो जाती है, रेडियो लूसेंट होती है। तो जहाँ जहाँ फ्लूइड और ब्लड प्रेजेंट होगा, एक्सरे रेज आगे की ओर पास नहीं होगी और वो आपको वहाँ पर कैसी अपीयरेंस देगी, वाइटिश अपीयरेंस देगी। तो जहाँ जहाँ ये ब्लड वेसल्स की सप्लाई हो रही है, मार्किंग हो रही है ना, ये आपकी ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग कहलाती है। अब मान लो कहीं पर भी अगर जैसे कह सकते हैं अपन, जैसे कि अपन कह सकते हैं कि न्यूमोथोरेक्स डेवलप हुआ, तो प्लूरल स्पेस के अंदर एयर एक्यूमुलेट होगी, तो उस कंडीशन के अंदर वहाँ पर सिर्फ एयर प्रेजेंट होगी, तो वहाँ उस रीजन के अंदर आपको ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग नजर नहीं आएगी। उसको आइडेंटिफाई का तरीका है, मैं आपको आगे और बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। उसके अलावा प्लूरल इफ्यूजन होगा तो क्या होगा भाई, प्लूरल इफ्यूजन के अंदर भी क्या चीज़ें होगी कि वहाँ पर फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा, तो वो वाइटिश अपीयरेंस होगी। वो भी कैसे होगी, वो अपन डिफरेंट अब्नॉर्मलिटीज़ के अंदर अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा कि अपन सिस्टमेटिक रिव्यू पढ़ रहे हैं, और सिस्टमेटिक रिव्यू के अंदर अपन सबसे पहले क्या देखते हैं, पेशेंट का एयरवे देखते हैं, और एयरवे के बाद अगर अपन अगले इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की ओर जाते हैं ना, तो अपन क्या पढ़ते हैं भाई, अपन देखते हैं बी, और बी का मतलब होता है ब्रीदिंग। पेशेंट की कहीं ब्रीदिंग तो इफेक्ट नहीं है, निमोनिया वगैरह केस के अंदर ब्रीदिंग वगैरह इफेक्ट होती है, तो उसके केस को देखने के लिए अपन क्या देखते हैं, ब्रीदिंग देखते हैं। उसके अलावा कहीं चेस्ट के अंदर रिब्स फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है, पेशेंट ट्रॉमेटिक केस के अंदर रिब्स फ्रैक्चर वगैरह देखने को मिलती है, वो तो दिक्कत नहीं है, तो उसको असेस करने के लिए अपन क्या देखते हैं, ब्रीदिंग वगैरह को चेक करते हैं। उसके बाद में तीसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहता है सी, वहाँ पर अपन इसके अंदर क्या देखते हैं, कार्डियक, अपन क्या चेक करते हैं, कार्डियक आउटलाइन चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, कार्डियक आउटलाइन चेक करते हैं। हार्ट की साइज़ कैसी है, देखो सिंपल सी बात है कि भाई हार्ट की साइज़ कैसी है। उसके अलावा हार्ट की साइज़ जैसे ना, कार्डियोथोरेसिक का जो रेशियो की मैं बात करता हूँ ना, ये चेस्ट का 50% से भी कम पार्ट है ना, वो किसके द्वारा कवर होता है, हार्ट के द्वारा कवर होता है, ठीक है। तो कार्डियक आउटलाइन के अंदर हार्ट की साइज़ कैसी है, प्रॉपर मार्किंग प्रेजेंट है कि नहीं है, मिड-एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स और उनकी मार्किंग अच्छे से प्रेजेंट है कि नहीं है, वो अपन चीज़ें असेस करते हैं। उसके बाद में देखो जैसे कार्डियोमेगेली वगैरह होगी ना, तो उसके अंदर क्या होगा, हार्ट फेलियर वगैरह केस के अंदर क्या होगा, आपका हार्ट बड़ा नजर आएगा, ठीक है ना। वो अलग अलग डिफरेंट कह सकते हैं अबनॉर्मलिटीज़ के अंदर आपको अलग अलग नजर आएगा, उसके ऊपर भी अपन क्या करेंगे, आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, डी के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, डी के अंदर अपन फोकस करेंगे किसके ऊपर, डायफ्राम के ऊपर फोकस करेंगे। किसके ऊपर फोकस करेंगे अपन, डायफ्राम के ऊपर फोकस करेंगे, ध्यान रखिएगा, किसके ऊपर फोकस करेंगे अपन, डायफ्राम के ऊपर फोकस करेंगे। और उसके बाद में अगर अपन ई के ऊपर बात करते हैं तो अपन कह सकते हैं एवरीथिंग एल्स। ई का मतलब यहाँ पर क्या होता है, एवरीथिंग एल्स। उसके अलावा कुछ भी और है तो एवरीथिंग एल्स है, तो अपन किसके अंदर डिस्कस करेंगे, अपन ई के अंदर डिस्कस करेंगे। जैसे कि अपन ईटी ट्यूब हो गया, ईटी ट्यूब हो गया, उसके अलावा एनजी ट्यूब हो गया, ईटी ट्यूब हो गया, एनजी ट्यूब हो गया, सेंटर लाइन हो गई, इन सब चीज़ों को अपन असेस करने के असेस किसके अंदर करेंगे, ई के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ईटी ट्यूब के अंदर भी पता है, आपने ईटी ट्यूब देखी होगी, साइड के अंदर रेडियो ओपेक मार्किंग होती है ना, तो वो आपको एक्सरे के अंदर विजिबल होती है। उसके अलावा अगर मैं ऐप की बात करूं तो ऐप भी यहाँ पर प्रेजेंट रहता है कुछ कुछ जगह पर, जिसके अंदर आप क्या देखेंगे, फॉरेन बॉडीज़ क्या चेक करेंगे अपन, फॉरेन बॉडीज चेक करेंगे। उसके बाद में अगर अपन बात करता हूँ जी के अंदर, तो जी के अंदर अपन क्या करेंगे, गैस्ट्रिक बबल चेक करेंगे, गैस्ट्रिक बबल चेक करेंगे। और एच यहाँ पर लास्ट रहता है, जिसके अंदर अपन हाइलम वाले पार्ट को क्या करते हैं, अपन असेस करते हैं। किसको असेस करते हैं अपन, हाइलम वाले पार्ट को असेस करते हैं। तो सबसे पहले एयरवे, फिर ब्रीदिंग और बोन, उसके बाद में कार्डियक आउटलाइन, फिर डायफ्राम, फिर अपन कुछ भी एनीथिंग एल्स जिसके अंदर ईटी ट्यूब वगैरह, ट्यूबिंग्स वगैरह, सेंटर लाइन वगैरह, फिर फॉरेन बॉडीज़, फिर गैस्ट्रिक बबल या फिर हाइलम वाले रीजन को अपन क्या करेंगे, असेस करेंगे, ठीक है ना। चलो, तो ये तो जो था वो अपना सिस्टमेटिक रिव्यू है भाई, अपन इस तरीके से चीज़ों को क्या करते हैं, अपन असेस करते हैं, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, कुछ अबनॉर्मलिटीज़ को डिस्कस करेंगे जो कि आपको एक्सरे के अंदर प्रेजेंट होती है और उसके संबंधित आपसे कई ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। और एग्जाम में बार बार ऐसे सवाल आए, तो उसी के साथ में अपन क्या करते हैं, कुछ कंडीशंस आपको दी है, उन कंडीशंस को क्या करेंगे, अपन असेस करेंगे, ठीक है ना। तो ये है आपकी कंडीशन नंबर फर्स्ट। ये कौन सी कंडीशन है भाई आपकी,
ये कंडीशन है आपकी फर्स्ट, और उस कंडीशन को आपको थोड़ा देखना है, फिर आप अपने मन में अज्यूम करो, फिर मैं उसके बारे में आपको क्या देने वाला हूँ, अपना पूरा विश्लेषण देने वाला हूँ। चलो, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने सोचा भी होगा, अपना दिमाग लगाया होगा, और इसी से संबंधित जो सवाल है वो आपके पिछले नोट सेट के अंदर पूछा गया था। ठीक है, अब सवाल क्या, बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत सिंपल सी बात है, एक लाइन में आपको क्या आ जाएगी, समझ में आ जाएगी। ठीक है, कि ये जो कंडीशन है वो कौन सी कंडीशन है, पहले तो ये जान लीजिए। ये कंडीशन कौन सी है भाई, आपके प्लूरल इफ्यूजन है। कौन सी कंडीशन है, आपके प्लूरल इफ्यूजन है। ठीक है, अब प्लूरल इफ्यूजन के अंदर क्या होता है, पहली बात, प्लूरल इफ्यूजन के अंदर बात करूं तो कॉस्टोफ्रेनिक, कौन सा वाला, अपन कह सकते हैं कॉस्टोफ्रेनिक एंगल जो रहता है ना, कॉस्टोफ्रेनिक एंगल जो है वो आपके ब्लंट हो जाता है। कॉस्टोफ्रेनिक एंगल जो है वो आपके कैसा हो जाता है, ब्लंट हो जाता है, जिसको अपन एलिस कर्व कहते हैं। इसको अपन किस नाम से जानते हैं, एलिस कर्व के नाम से भी जानते हैं। देखो क्या होता है कॉस्टोफ्रेनिक एंगल, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। कौन सी बात है, देखो इधर, कि भाई कॉस्टो का मतलब होता है रिप्स। कॉस्टो का मतलब क्या होता है, रिप्स। ये कौन सा है भाई, देखो हिस्सा, ये आपके कौन सा हिस्सा है, ये आपके डायफ्राम वाला है, मतलब फ्रेनिक हिस्सा है। और ये जो हिस्सा है ये आपके किसका हिस्सा है, रिप्स का हिस्सा है। तो ये जो एंगल बन रहा है उस एंगल को अपन क्या नाम से जानते हैं, सीपी एंगल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, सीपी एंगल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब अगर अपन अज्यूम करते हैं कि न्यूमोथोरेक्स होगा, सॉरी प्लूरल इफ्यूजन है, तो फ्लूइड है, और फ्लूइड अगर एक्यूमुलेट होगा तो हमेशा किसकी तरफ होगा, बेस की तरफ होगा। और जब यहाँ पर बेस वाले जगह पर अगर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने लगा तो यहाँ पर क्या होगा भाई, देखो जैसे वाइटिस अपीयरेंस शो हो जाएगी। कैसी शो हो जाएगी, वाइटिस अपीयरेंस शो होगी। और कैपिलरी जो अपन कह सकते हैं, कैपिलरी मेम्ब्रेन की वजह से क्या होता है, कैपिलरी मेम्ब्रेन जो मेम्ब्रेनस एक्शन रहता है उसके अंदर क्या होता है, कुछ फ्लूइड ऊपर की तरफ भी चला जाएगा, और साथ ही साथ आपके नीचे वाले पार्ट के अंदर ये फ्लूइड क्या होता रहेगा, फैलता रहेगा। ठीक है ना, और उसकी वजह से अब आप देखो, अब ये जो कॉस्टल और फ्रेनिक एंगल है ना, ये अब शार्प रहा क्या, नहीं, यहाँ पर वाइटिस अपीयरेंस होगी, मतलब ये एंगल कैसा हो गया, ब्लंट हो गया। मतलब याद रखिएगा कि प्लूरल इफ्यूजन वाले केस के अंदर जो कॉस्टोफ्रेनिक एंगल है ना वो शार्प ना होकर कैसा हो जाएगा, ब्लंट हो जाता है। और उसी पार्ट के अंदर होता क्या है कि फ्लूइड एक्यूमुलेशन होने की वजह से ऐसा होता है। और वाइटिस अपीयरेंस क्यों होगा, क्योंकि फ्लूइड एक तरीके से रेडियो ओपेक है, वहाँ से एयर आपको डायरेक्टली पास नहीं हो सकती, सॉरी रेज प्रॉपरली पास नहीं हो पाती, और आपको उसकी वजह से कैसी अपीयरेंस हो जाती है, वाइटिस अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा सिंपल सी बात है कि जो कॉस्टोफ्रेनिक एंगल है, कौन सा एंगल, कॉस्टोफ्रेनिक एंगल है, जो कैसा नजर आ जाएगा भाई आपको, वो आपको ब्लंट नजर आएगा। कैसा नजर आएगा, ब्लंट नजर आएगा। किसके अंदर, ब्लंट नजर आएगा। और वाइटिस अपीयरेंस नजर आएगी कहाँ पर, आपके अफेक्टेड पार्ट के अंदर। वाइटिस अपीयरेंस इन अफेक्टेड पार्ट के अंदर कैसी अपीयरेंस नजर आएगी, वाइटिस अपीयरेंस नजर आएगी। ठीक है डियर्स, तो ये तो सबसे पहला कंडीशन हो गया, और उस कंडीशन को हमने क्या नाम दे दिया, प्लूरल इफ्यूजन। क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, किस चीज़ पर अपन को फोकस करना है। देखो ये पूरा वाइटिस हो गया, पूरा रीजन है ना, यहाँ पर कहीं पर भी देखो, इस तरफ तो प्रेजेंट है, ये कॉस्टोफ्रेनिक एंगल प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कहीं पर भी कोई एंगल नजर नहीं आ रहा, वाइटिस अपीयरेंस हो रही है, तुरंत कह सकते हो प्लूरल इफ्यूजन को क्या करता है, इंडिकेट करता है। ठीक है ना, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान रखिएगा। अगला एक्सरे देखो, अगला एक्सरे देखो, और एक्सरे को अच्छे से समझो। कंडीशन सेकंड है, आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा, आप एक बार सोच लो। ठीक है, कंडीशन सेकंड, कंडीशन सेकंड, चलो बहुत सिंपल कंडीशन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम की चीज बता रहा हूं, यहां पर देख लीजिएगा। कंडीशन सेकंड के अंदर क्या है, ये कंडीशन है भाई आपके न्यूमोथोरेक्स की। कैसी कंडीशन है, न्यूमोथोरेक्स। पहला डिफरेंस तो आपको यही देखना है कि जिस तरफ एयर का रिटेंशन होगा वो एरिया हमेशा थोड़ा कह सकते हैं ज़्यादा डार्किश नजर आएगा, है ना। एयर का एक्सेस रिटेंशन होगा वहाँ पर हमेशा कैसा एरिया नजर आएगा, एक्सेस
मतलब मोर डार्किश नजर आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो पहली चीज़ तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी एयर का रिटेंशन अगर लंग्स में ज़्यादा हुआ, चाहे वो प्लूरल स्पेस में हो या लंग्स खुद के वाले स्पेस के अंदर हो, एलुलर स्पेस में हो, तो वो एक्सरे थोड़ा मोर डार्किश नजर आएगा। जैसे कि एयर रिटेंशन होता है सीओपीडी के अंदर, थोड़ा एरिया एक्सरे कैसे नजर आएगा, आपको ज़्यादा डार्किश नजर आएगा, ठीक है ना। एयर हमेशा क्या होती है रेडियो लुसेंट होती है, तो उसकी वजह से वहाँ पर हमेशा थोड़ा अपीयरेंस कैसी हो जाती है, डार्किश अपीयरेंस हो जाती है। उसके अलावा देखो सबसे मेजर और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो देख लीजिएगा ध्यान से। क्या होगा कि भाई देखो ये आपको यहाँ पर अच्छे से नोटिस होता होगा कि ये देखो इस तरफ, तो ये आपको देख रहे हो पूरी तरीके से, आप पूरे फील्ड को आप ऑब्जर्व करोगे ना, तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि आपको ये छोटी छोटी मार्किंग जो है ना, वाइटिश मार्किंग है, पूरे लंग्स वाले फील्ड के अंदर नजर आ रही है, ठीक है ना। जबकि यहाँ पर देखोगे ना आप, तो यहाँ पर देखो इस जगह के बाद में ये जो जगह है ना, अपन कह सकते हैं कि ये जो जगह है ना, इस वाली जगह के बाद में अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर बिल्कुल भी ये मार्किंग नज़र नहीं आ रही है। ये मार्किंग नज़र नहीं आ रही का मतलब क्या है, ये मार्किंग नज़र नहीं आ रही का मतलब क्या है, आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर ये है क्या मार्किंग, ये ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग से, ये आपकी ब्लड सप्लाई की, ब्लड वेसल्स की मार्किंग है। अब वो अगर प्रेजेंट नहीं है ना, तो आपको पता है कि लंग्स का ये एरिया कहीं ना कहीं एयर से फिल हो गया है, और वो उसने क्या कर रहा है, वो आपके विसरल प्लूरा के ऊपर प्रेशर डाल रहा है और लंग्स को क्या कर रहा है, कोलैप्स कर रहा है। तो उसकी वजह से वो जो ब्लड सप्लाई वाला पोर्शन है ना, वो एक्सपेंड हो ही नहीं रहा, और उसकी वजह से ये ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग एब्सेंट हो रही है। और आपको ये जो एक्सरे है ना, वो आपको कैसा नजर आ रहा है, वो आपको न्यूमोथोरेक्स नजर आएगा। सिंपल सा पॉइंट है, आपको समझना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, काम की दो बातें याद रखनी है। आपको देखना है कि जो ये वाइटिश लाइनिंग है ना, ये पूरे फील्ड के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर वो फील्ड के अंदर कहीं प्रेजेंट नहीं है, और उसके साथ में अगर लाइनिंग अलग से कोई सेपरेट हो रहा है जहाँ पर आपको डार्किश अपीयरेंस शो हो रही है, तो ये निश्चित तौर पर इंडिकेट करेगा किसको, आपके न्यूमोथोरेक्स को इंडिकेट करेगा। और अगर टेंस न्यूमोथोरेक्स हुआ तो उसके अंदर मिड लाइन क्या हो जाएगी, आपके जो आपका ट्रेकिया है वो आपका क्या होगा, हमेशा अनअफेक्टेड साइड क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर तो मिड लाइन में है, लेकिन अगर टेंसो न्यूमोथोरेक्स हुआ तो ये हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिंपल सा याद रखिएगा कि इन ये कंडीशन कौन सी है, पहली बात न्यूमोथोरेक्स, और दो छोटी सी चीजें, दो चार आप एक्सरे देखोगे ना, तो आपको अच्छे से क्या हो जाएगी, चीजें समझ में आ जाएगी डियर, ना। एक दो एक्सरे देखने पड़ेंगे तब तक आपको चीजें ज्यादा क्लियर होने के लिए, ठीक है ना। सिंपल सा आप ये कह सकते हो कि ब्रोंकोवेस्कुलर आपकी क्या नजर आएगी, मार्किंग एब्सेंट नजर आएगी। ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग कैसे नजर आएगी, आपकी एब्सेंट नजर आएगी। साथ ही साथ अगर अपन बात करें टेंशन न्यूमोथोरेक्स के अंदर, किसके अंदर, टेंशन न्यूमोथोरेक्स के अंदर, तो हमेशा याद रखना टेंशन न्यूमोथोरेक्स के अंदर क्या होगा कि ट्रेकिया शिफ्ट टुवर्ड्स अनअफेक्टेड साइड, ट्रेकिया शिफ्ट टुवर्ड्स अनअफेक्टेड साइड। ट्रेकिया हमेशा किस तरफ शिफ्ट होगा, अनअफेक्टेड साइड की तरफ क्या होगा, शिफ्ट होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये दूसरी कंडीशन है, और ये कौन सी कंडीशन है भाई आपके, ये आपकी कंडीशन है न्यूमोथोरेक्स। सिंपल सी बात है, यहाँ पर मार्किंग प्रेजेंट है, यहाँ पर मार्किंग प्रेजेंट नहीं है, और सिर्फ एक रीजन के हिस्से के बाद में, एक पर्टिकुलर रीजन के बाद में आपको ये मार्किंग बिल्कुल नजर नहीं आ रही है, तो ये हमेशा इंडिकेट किसको करता है, न्यूमोथोरेक्स को इंडिकेट कर रहा है। तीसरी कंडीशन देखो, तीसरी कंडीशंस देखो। सॉरी, मैं इसमें आपकी मदद। सिरी थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया, सिरी को लगा कि मैं उसकी मदद मांग रहा हूँ, मैं तो मदद ही नहीं मांग रहा था। चलो चलो क्या है अभी कंडीशंस, क्या एज्यूम करा आपने, कुछ एज्यूम करा, सोचा, देखो सोच लो, नहीं सोचा तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन है आपके निमोनिया की। क्या होगा, ये कंडीशन है किसकी, निमोनिया की। ये निमोनिया की कंडीशन है, इसके अंदर राइट लंग्स की मिडिल लोब के अंदर आपको कंसोलिडेशन नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है, ये कंसोलिडेशन नजर आ रहा है, ठीक है।
अब निमोनिया के अंदर नॉर्मली क्या होगा भाई, देखो निमोनिया के अंदर अपन सिंपल सी बात करें तो एक सिंपल सी बात है कि सबसे पहले तो इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन, और इन्फ्लामेशन के बाद में वहाँ पर एक्सुडेट बनेगा, एक्सुडेट बनेगा, और उसके बाद में क्या होगा आपके कंसोलिडेशन। थोड़ा डिटेल की अपन पैथों पे नहीं जाते, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट लेके चलते हैं। एंड के अंदर यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, कंसोलिडेशन, ठीक है ना। अब कंसोलिडेशन या हार्डनिंग वाले पार्ट से रेज होगी ना, वो क्रॉस नहीं होगी ना, और उसकी वजह से वहाँ पर रेडियो ओपेक की तरह एक्ट करेगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि आपको वो सारा कह सकते हैं कि वाइटिस पैचेज शो होंगे ना। एक चीज़ याद रख लेना, सिर्फ एक्सरे नहीं, उसके साथ अपने को क्लिनिकल कोरिलेशन करना जरूरी है, और अगर कोई पुराना एक्सरे है तो उसको भी कंपेयर करना जरूरी होता है निमोनिया वाले केस के अंदर, ठीक है ना। तो इस चीज़ को भी आपको हमेशा क्या रखना होता है, माइंड में रखना होता है इस केस के अंदर, ठीक है। उसके अलावा पर्टिकुलर रोब है यहाँ पर, कई बार पैच फॉर्म के अंदर भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जिसको अपन ब्रोंको निमोनिया कहते हैं, तो वो भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये अपनी कंडीशन कौन सी है भाई आपके, ये कंडीशन नंबर 3 है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर आपको लंग्स के अंदर कोई मास प्रेजेंट है, तो लंग्स के अंदर कोई पर्टिकुलर मास होगा तो आपको एक इरेगुलर तरीके क्या होगी भाई, आपको पैचेज नज़र आते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, लंग मास कहते हैं। और जैसे कोई ट्यूमर ग्रोथ हो गया, मेलिग्नेंसी ग्रोथ हो गई, या फिर अपन कह सकते हैं कि कोई मेट्स हो गया, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको इस तरीके की कंडीशन नज़र आ सकती है, ठीक है। अब देखो इस एक्सरे को देखो, ध्यान से देखना है ना, एक एक एक्सरे को ध्यान से देखना, एक एक चीज़ को समझना है अपने को, और अपन जब समझेंगे तभी अपन चीज़ों को क्या करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, ये जो आपका एक्सरे है ना, इसके अंदर मैंने अभी आपको एक हिंट इसी वजह से दिया कि देखो यहाँ पर जो कंडीशन ये नंबर 4 है ना, ये कंडीशन नंबर क्या है आपकी, कंडीशन नंबर 4 है। और कंडीशन नंबर 4 की मैं बात करूँ ना, तो इसके अंदर आप देख पाओगे कि यहाँ पर ये इस तरीके से आपको लीजन नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर लीजन आ रहे हैं, यहाँ पर लीजन नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर लीजन नज़र आ रहे हैं, यहाँ लीजन नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर ज़्यादा कुछ स्पेसिफिक लीजन मतलब ये लीजन नज़र नहीं आ रहे। तो देखो ये क्या इंडिकेट करते हैं, ये आपकी लंग्स मैलिग्नेंसी या लंग्स की मैलिग्नेंसी, या अपन कह सकते हैं लंग्स के अंदर कहीं और की मैलिग्नेंसी का क्या होना, मेटास्टेसिस, लंग्स की किसी और मैलिग्नेंसी का मेटास्टेसिस होना, ये क्या करता है, इंडिकेट करता है। ये एक्सरे क्या करता है, लंग्स की मैलिग्नेंसी और उससे संबंधित या उस ऑर्गन कहीं और की मैलिग्नेंसी का मेटास्टेसिस को क्या करता है, इंडिकेट करता है। जहाँ आपको राउंडेड क्या नजर आएंगे, एक तरीके से पेचेज नजर आते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपकी क्या रखिएगा ध्यान। अगला एक्सरे देखो भाई, अगला एक्सरे सबसे इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर के अंदर सवाल इसी पॉइंट में से आने वाला, ध्यान रखिएगा। फ्यूचर का जो सवाल है वो इसी पॉइंट में से आने वाला है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखो बिल्कुल ये जो कंडीशन है, अगर आप इस चीज़ को सोच रहे हैं ना, तो बिल्कुल वही सोच रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ। अगर अपन इस कंडीशन की बात करें तो ये जो कंडीशन है ना, ये क्या शो कर रही है भाई आपके, ये आपके न्यूमोपेरिटोनियम शो कर रही है। किस कंडीशन को शो कर रही है, न्यूमोपेरिटोनियम शो कर रही है, ठीक है। देखो आपको मैंने कहा था कि भाई लेफ्ट जो हेमीफ्रेनिक एरिया है ना, उसके नीचे बबल प्रेजेंट हो सकता है क्योंकि स्टोमक प्रेजेंट होता है, जबकि राइट जो हेमीफ्रेनिक एरिया है वहाँ पर बबल प्रेजेंट नहीं रहते। अगर वो बबल प्रेजेंट हो रहे हैं ना, ये जो बबल का एरिया जो प्रेजेंट हो रहा है ना, ये बबल का एरिया, ये हमेशा क्या इंडिकेट करेगा, ये हमेशा क्या करेगा, ये इंटेस्टाइनल परपोरेशंस। देखो न्यूमोपेरिटोनियम, पेरिटोनियम के अंदर एयर, इट इज प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल परपोरेशन, प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल परफोरेशन, गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल परफोरेशन, गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल परफोरेशन के अंदर ये प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको हमेशा क्या रखिएगा, ध्यान में रखना, माइंड में रखना ही रखना है, ठीक है। उसके अलावा एक पॉइंट में आपको और कंडीशन यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, सिंपल सा आपको समझना है। इसके लिए अपन को इमेज नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा बेसिक समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो कंडीशंस के तौर पर अपन लिख सकते हो, कंडीशन के तौर पर लिख सकते हो। यहाँ पर अपन देखो कार्डियोथोरेसिक रेशियो देखते हैं, कार्डियोथोरेसिक रेशियो देखते हैं, बोले तो CTR रेशियो, CTR क्या देखते हैं अपन, CTR देखते हैं, जिसके अंदर क्या करते हैं अपन, कार्डिक विड्थ
क्या करते हैं अपन, हाँ जो कार्डिक विड्थ है वो कितनी है, और उसको डिवाइड करते हैं किसके अंदर, थोरेसिक विड्थ के अंदर। कौन सी विड्थ के अंदर, थोरेसिक विड्थ के अंदर। देखो भाई थोरेसिक की विड्थ कितनी है और आपकी हार्ट की विड्थ की चौड़ाई कितनी है ना, इसकी चौड़ाई और इसकी चौड़ाई, टोटल चौड़ाई को अपन क्या करते हैं, मतलब एक तरीके से कंपेयर करते हैं और डिवाइड करके अपन इनका एक रेशियो निकालने का प्रयास करते हैं। अगर ये रेशियो लेस देन 0.5 या फिर अपन कह सकते हैं 50% से कम आता है, लेस देन 50% से कम आता है, तो ये क्या है भाई आपके नॉर्मल है, ये क्या आपके नॉर्मल है, ठीक है। और ये सिर्फ अपन असेस किस में कर सकते हैं, असेस ओनली इन, इट कैन असेस ओनली इन पीए व्यू। ये किसके अंदर अपन असेस कर सकते हैं, ओनली इन पीए व्यू के अंदर ही अपन इसको क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। किसके अंदर असेस कर सकते हैं, ओनली इन पीए व्यू के अंदर अपन इस चीज़ को असेस कर सकते हैं। किसको, सीटीआर को, कार्डियो थोरेसिक रेशियो को अपन इसी कंडीशन के अंदर अपन असेस कर सकते हैं। ये चीज़ आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। एक भी पॉइंट यहाँ पर आपका क्या नहीं होना चाहिए, मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो अपने सीटीआर के संबंधित पॉइंट था। उसके अलावा कुछ पॉइंट मैं ऐसे लिख देता हूँ, है ना, कुछ पॉइंट के लिए, और कुछ को आपको और एक्स्ट्रा बताऊंगा, ठीक है ना। उसके अलावा अगर मैं कंडीशंस की बात करता हूँ, कंडीशन की मैं बात करूँ तो देखो बाइलेटरल दोनों तरफ इनफिल्ट्रेट, है ना, बाइलेटरल इनफिल्ट्रेट फ्लूइड का एक्यूमुलेशन का शो होना, इनफिल्ट्रेट सोज इन एआरडीएस। किसके अंदर शो होता है, एआरडीएस के अंदर शो होता है। उसके अलावा एक कंडीशन और लिख देता हूँ यहाँ पर। अगर अपन कंडीशन लिखे तो यहाँ पर अपने को ध्यान रखना है, हाइपर इन्फ्लेटेड लंग फील्ड, हाइपर इन्फ्लेटेड अगर लंग फील्ड है, ज़्यादा फूले हुए लंग फील्ड है, ज़्यादा एयर की रिटेंशन हो रखा है, तो सीन इन सीओपीडी। किसके अंदर नजर आता है भाई, सीओपीडी के अंदर। और अगर अपन बात करते हैं, स्पेशली अगर अपन बात करते हैं तो एम्पाइसीमा के केस के अंदर ऐसा देखने को ज़्यादा मिलता है ना। लेकिन आप ओवरऑल कह सकते हो, क्योंकि एयर का रिटेंशन होता है ना, तो हाइपर इन्फ्लेटेड फूले हुए आपको लंग्स नजर आएंगे, ठीक है ना। उसको अपन क्या कहते हैं, हाइपर इन्फ्लेटेड लंग फील्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो अगला एक्सरे, देखो भाई अगला एक्सरे देखो, बड़े ध्यान से देखना अब एक एक पॉइंट को। देखो ये जो कंडीशन है भाई, ये जो कंडीशन है, ये आप लोगों का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है एक्सरे के अंदर। इस कंडीशन को अपन टेट्रालॉजी ऑफ फॉलेट कहते हैं। किस नाम से जानते हैं, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, बोले तो टॉप, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट के अंदर कैसा हार्ट होता है भाई, आपके बूट शेप हार्ट नजर आता है। कैसे नजर आता है, बूट शेप हार्ट नजर आता है। किसकी वजह से, ड्यू टू राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉपी, ड्यू टू राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉपी, ड्यू टू राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉपी, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉपी की वजह से आपको बूट शेप हार्ट नजर आता है, ठीक है। ये टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट के केस के अंदर देखो आप इस तरीके से, ये पूरा बूट शेप बन रहा है, और इसी को अपन क्या कहते हैं, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट के अंदर बूट शेप हार्ट होता है। इस चीज़ का आपको क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट कंडीशन देखो भाई, नेक्स्ट जो कंडीशन है, इसको अपन किस नाम से जानते हैं, आप सोच नहीं पाओगे, वैसे मुझे पता है। कंडीशंस की बात करता हूं तो ये जो कंडीशन है उसको अपन बैट्स विंग अपीयरेंस लिख दो, है ना, बैट विंग्स अपीयरेंस, है ना, बैट विंग अपीयरेंस, है ना, चमगादड़ के पंखों की जैसी अपीयरेंस। और ये किस में नजर आती है भाई, आपके ये पल्मोनरी एडिमा के केस में देखने को मिलती है। किसके अंदर देखने को मिलती है, पल्मोनरी
एडिमा के अंदर देखने को मिलती है यहाँ पर पेरीहाइलार इनफिल्ट्रेट्स नज़र आते हैं, है ना। हार्ट फेलियर की वजह से जब लंग्स में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है ना, उसे अपन क्या कहते हैं, पल्मोनरी एडिमा कहते हैं। और उसके अंदर क्या होता है कि जो हाइलम वाला एरिया होता है ना, उसके सराउंडिंग के अंदर इनफिल्ट्रेट्स नजर आते हैं ना, और इन इनफिल्ट्रेट्स को अपन क्या कहते हैं, बैट विंग्स अपीयरेंस कहते हैं। इसकी अपीयरेंस कुछ ऐसी होती है जो कि आपके किस तरीके से आपके चमगादड़ के पंख की जैसी अपीयरेंस होती है, और उसी को अपन क्या कहते हैं, बैट विंग्स अपीयरेंस कहते हैं, जो कि पल्मोनरी एडिमा और पेरीहाइलार हाइलम एरिया के अराउंड प्रेजेंट होती है। तो उसके अंदर पेरीहाइलार इनफिल्ट्रेट्स के नाम से अपन इसको जानते हैं, ध्यान रखिएगा ना। ये रेयर केसेस के अंदर पूछे जाने वाली चीज़ें हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये देखो, बताओ भाई, ये आपस थोड़ा टफ है ना। देखो ये टफ क्या है, इस कंडीशन को अपन क्या नाम देते हैं, इस कंडीशंस का नाम होता है भाई आपके, इस कंडीशन का नाम है बॉक्स शेप हार्ट। कंडीशन का नाम क्या है, बॉक्स शेप हार्ट। बॉक्स शेप अगर मैं हार्ट की बात करूँ ना, तो ये किस पर देखने को मिलता है, ये देखने को मिलेगा आपके एब्स्टन अनोमली के अंदर। किसके अंदर देखने को मिलता है, एब्स्टन अनोमली के अंदर, जहाँ पर जो ट्राइकस्पिड वॉल होता है ना, इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल का जो है इनकम्प्लीट क्लोजर होता है ना, तो उस कंडीशन को एब्स्टन अनोमली कहते हैं। जो मदर लिथियम यूज़ करती है, उनके जो बच्चे रहते हैं, उन बच्चों के अंदर कॉमनली लिथियम की यूज़ की वजह से ऐसी एब्स्टन अनोमलीज देखने को मिलती है। उसके अंदर ये बॉक्स शेप का हार्ट नज़र आता है, ध्यान रखिएगा। कैसा हार्ट नज़र आता है, बॉक्स शेप का हार्ट नज़र आता है, ठीक है। उसके अलावा एक दो, अब इसके एक्सरे तो मेरे पास है नहीं, फिर भी मैं आपको ऐसा बता देता हूँ, एक दो अबनॉर्मलिटीज़ के बारे में और चर्चा कर लेते हैं। नाम लिख देता हूँ, कहीं ना कहीं आपको याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो, एक रहती है अबनॉर्मलिटी एग ऑन स्ट्रिंग। देखो मीडिएशनल स्पेस में अंडाकार स्पेस बन जाता है, एग ऑन स्ट्रिंग जिसको अपन कहते हैं, जो कि आपको कब देखने को मिलती है, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। कब देखने को मिलता है, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, टीजी अपन जिसको कहते हैं, कंजेनिटल हार्ट डिसऑर्डर है, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसके अंदर कोई तरह का डाउट नहीं है, ठीक है। ऐसे कुछ सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। एक भी पॉइंट है जो आपको मिस नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देख लो, लास्ट एक पॉइंट आपको क्या करना है भाई, देखो एज ए हेल्थ केयर एम्प्लॉय अपन प्रिवेंशन के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, तो प्रिवेंशन के लिए अपन क्या करते हैं भाई, देखो एक तो अपन लेड एप्रॉन यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरा अपन क्या करते हैं भाई, टीएलडी यूज़ करते हैं, है ना। टीएलडी अपन क्या करते हैं कि कई बार इसको शॉर्ट फॉर्म ही पढ़ते हैं ना, लेकिन जिसको डोजीमीटर करते हैं, लेकिन पूरा नाम क्या है, थर्मो लुमिनिसेंट डोजीमीटर, टीएलडी। ये भी क्या करता है भाई, आपको रेडिएशन से प्रिवेंट करने के लिए अंदर क्या करता है, मदद करता है। टीएलडी मीटर है ना, ये आपको मिलता है यहाँ पर, इस तरह से लटका हुआ रहता है। आप एक्सरे वाले पर्सनल के वहाँ पर देखोगे नहीं, यहाँ पर ऐसा लटका हुआ आपको नजर आएगा, ठीक है। तो ये आपके प्रोटेक्शन के लिए इक्विपमेंट है। लेड एप्रॉन की जो थिकनेस होती है ना, 0.5 mm होती है, ध्यान रखिएगा, 0.5 mm होती है, ध्यान रखिए। तो भाई ये था आपका मच एवेटेड जो टॉपिक था, जिसको आपने नाम काफ़ी टाइम से मेरे से डिमांड कर रहे थे, सर पढ़ाओ, तो मैंने उस टॉपिक को कंप्लीट करा। और आपको ये टॉपिक कैसा लगा उसके बारे में आप ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होने वाला है, ठीक है। और ये अपना ओपिनियन, कोई कमी कोई हो तो आप मेरे सोशल मीडिया साइट के माध्यम से आप मुझ तक पहुँचा सकते हैं। थैंक यू डियर्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशंस, इतने पेशेंस के साथ। थैंक यू डियर्स।